हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, जो हमने पॉलिटी में लास्ट किया था वो था हमारा अनुसूचियाँ। और उससे पहले मैं आपको प्रथम मंत्रिमंडल हुआ, हमारे संविधान के विदेशी स्रोत हुए, इन सब चीज़ों को मैं आपको ठीक से पढ़ा चुका हूँ। तो उन्हीं के क्वेश्चन आंसर लेके मैं आपको इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको 15 या 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा व्याख्या सहित। और उसके बाद दूसरा वीडियो और आपको जल्दी ही मिलेगा, उसमें फिर इतने ही क्वेश्चन होंगे लगभग। कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक पढ़ा उससे संबंधित सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जाएंगे। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जेबी कृपलानी। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा तो प्लीज़ वीडियो को देखते हुए चलें, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो जो संचालन समिति थी हमारी, इस संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। फिर देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, ये भी तो कुछ समितियों के अध्यक्ष थे। तो मैंने इसकी व्याख्या लिख दी है, सभी को शामिल कर दिया है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर। देखते हैं और क्या क्या हमें इसमें जानना है। ये जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये संचालन समिति से अलग और किसके अध्यक्ष थे? ये संचालन समिति से अलग राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। हमें सीधा याद कर लेना है कि राजेंद्र प्रसाद जो है दो समितियों के अध्यक्ष थे, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। फिर एक ऑप्शन में, अगले ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। मीन्स जो इसके चार ऑप्शन है उनमें एक ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, तो हमें उनका भी याद कर लेना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके आगे देखते हैं फिर और क्या है। फिर और है हमारे, मैंने नोट करके लिख दिया है, जो ये मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी, इसकी दो उप समितियाँ और थीं। इसकी दो उप समितियाँ और थीं। एक तो थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जीवी कृपलानी थी। एक थी अल्पसंख्यक उप समिति या अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। यहाँ से बाहर बात नहीं जाने वाली है, ठीक है। इनको ठीक से आप लोग पढ़ लेंगे, नोट्स मेंटेन करते चलेंगे, और टेलीग्राम पे तो मैं डाल ही रहा हूँ एंड टू एंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान निर्माण हेतु बनी संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आसानी से आंसर कर ले जाएंगे, आप कर ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी ही आपको व्याख्या में बताया है, ठीक है। तो निर्माण हेतु, जो संविधान निर्माण हेतु जो हमारी अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देखो, एक बात को ध्यान से देखेंगे, ये 1 स्टार लग रहा है, जिसके आगे स्टार लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या में से निकाला है, ठीक है। क्योंकि पहला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 1 स्टार क्वेश्चन है। स्टार का मतलब ये है कि 1 फर्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या में से निकला हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इसको थोड़ा सेट करते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं, हम दिखेगा आपको ठीक से। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था, तो उसमें शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? ये मतलब पढ़ा है, हमने पढ़ा है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह,
सरदार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अबुल कलाम आज़ाद। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये 4 तो इसका आंसर हो गया है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, इन्हें भी तो कोई मंत्रालय मिला था, तो हमें ये भी तो पढ़ने हैं टू एंड कि इन्हें ये किसके मंत्री थे, तो ये मैंने शामिल कर दिया। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, ये गृह मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह कौन थे, ये रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, ये थे शिक्षा मंत्री। ठीक है, नाम का एक क्वेश्चन है, इनकी व्याख्या आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। ठीक है, इन सारों को याद कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, यानी स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री का मंत्रालय किसको दिया गया था, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर के षणमुगम शेट्टी, बी आर अम्बेडकर या जगजीवन राम। तो जो प्रथम वित्त मंत्री थे हमारे वे थे आर के षणमुगम शेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो अन्य ऑप्शन है इसमें दिए उनको भी मैंने शामिल कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर कौन थे, ये विधि मंत्री थे। जगजीवन राम कौन थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इम्पोर्टेंट, और आपने अगर पढ़ा होगा, लास्ट वीडियोस को देखा होगा, तो आप इनके आंसर्स आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह कौन सा संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। तो प्रस्तावना में जो अभी तक एक बार संशोधन हुआ है वह है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1976। इसी के साथ आगे देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो गया है। देखते हैं इसके द्वारा और क्या क्या जोड़ा गया था और इम्पोर्टेंट हमारे जानने लायक क्या है। देखो, इस संशोधन के द्वारा संविधान के प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, हमने पढ़ा था 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख यहाँ है। निम्न में से कौन सा न्याय प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो हमें ये बताना है उन 3 से अलग इन ऑप्शन में वो कौन सा न्याय है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो आर्थिक न्याय था, सही है। राजनीतिक न्याय था, सही है। सामाजिक न्याय था, सही है। लेकिन आपका धर्म का न्याय उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया है, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और हमें जो भी जानना जरूरी है सब कुछ मैंने शामिल कर दिया है, कुछ भी नहीं छूटा। ठीक है, देखो भी देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ऊपर कर लेते हैं विचार की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार की समता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है,
और हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन थे सारे। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा की बात हो रही है क्या? प्रस्तावना की भाषा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अमेरिका? तो जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। देखो ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। देखो प्रस्तावना का प्रारूप, देखो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे थी। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ये कंफ्यूज करता है इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना का प्रारूप पूछेगा तो प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? कहने का मतलब है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है? तो रोक देंगे इसे। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या वो कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है ये हमारा आयरलैंड से लिया गया। यह संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लेकर हमारे संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला देखो, एक बार देख लेंगे, ऊपर देख लिया था। कहने का था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। और देखो जान लेते हैं इसकी, मैंने एक ट्रिक बनाई है हमको याद करने में जो आसानी हो जाए। ट्रिक है आ यार, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में या निर्वाचन मंडल से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करवाते हैं। आयार का मतलब आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो गया, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना, यह प्रावधान भी हमारा आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया, आयार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा निर्वाचन मंडल से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करवाते हैं, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो गया और 12 सदस्यों का मनोनयन हो गया। देखो मैं नीचे लिख दिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। फिर जब राष्ट्रपति का जान लिया तो मैंने नीचे ये और शामिल कर दिया, अगर उपराष्ट्रपति के पद की बात पूछी जाए तो ये कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमारे देश के संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से संबंधित है या किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान? तो कानून बनाने की प्रक्रिया का जो प्रावधान उठाया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से उठाया गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते, आंसर हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन, विधि के शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या विधि का शासन ब्रिटेन, जापान, आयरलैंड या अमेरिका? तो विधि के शासन की संकल्पना हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लेकर तब जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। देखो इसमें मैंने और क्या शामिल किया है, इम्पोर्टेंट जानते हैं इसे। देखो विधि का शासन ब्रिटेन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया। जो कंफ्यूजिंग फैक्ट है मैंने सारे शामिल कर दिए। अगर आपसे पूछा जाए विधि का शासन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। और अगर पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये है जापान से।
अब इनमें अंतर क्या होता है? देखो, विधि के शासन का अर्थ होता है कि कानून सर्वोपरि है तथा सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। ये क्या हो गया? ये तो हो गया विधि के शासन की बात। फिर आगे है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या मतलब है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है अगर संसद सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कोई कानून बना दे तो वह मान्य होगा। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर भी मैंने लिख दिया इसमें। फिर कानून बनाने की प्रक्रिया की संकल्पना भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कानून बनाने की प्रक्रिया की संकल्पना ये भी ब्रिटेन से ली गई है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोलना, देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब कि राज्यपाल की नियुक्ति अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या कनाडा? तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया जो है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, और मैंने इसमें क्या शामिल किया है। देखो कनाडा से और क्या क्या लिया गया है उसकी भी मैंने एक अपनी पर्सनल ट्रिक। ठीक है, देखो राज्यपाल की नियुक्ति करो, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करवाना है और अपशिष्ट शक्तियाँ संघ को देनी है क्योंकि कनाडा में संघ का शासन है। ठीक है, देखो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधान, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान, अपशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास होती हैं ये प्रावधान, और संघ के शासन का प्रावधान, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से। बहुत सिंपल है, लाइन याद कर लेनी है। राज्यपाल की नियुक्ति करो, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करवाना है और अपशिष्ट शक्तियाँ संघ को देनी है क्योंकि कनाडा में संघ का शासन है। कुछ भी पूछे एग्जामिनर, बाहर जाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये मैंने आपको बता ही दिया। जिसमें प्लस करके लिखा हुआ वो उसकी व्याख्या से निकाला हुआ क्वेश्चन है। तो जो हमारा पिछला क्वेश्चन निकला है उसमें 8+ है लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो इस वाले 8वें क्वेश्चन की जो व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे उससे निकला है। ठीक है, देखो सिंपल, इसको तो आसानी से आंसर दे ही देंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित नहीं है? तो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कनाडा के संविधान से किन किन प्रावधानों को लेकर जोड़ा गया था। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया देखो लिए गया, तो ऊपर पढ़ चुके हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये भी वहीं से लिया गया, कनाडा से। संसदीय व्यवस्था ये कनाडा से नहीं लिया गया। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? संसदीय व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। फिर देखो अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया। तो इसमें हमें बताना कि कौन सा प्रेरित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संसदीय व्यवस्था नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो मैंने ये शामिल कर ही दिया है, संघ के शासन की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से प्रेरित है। संघ का शासन वो तो लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। इसके बाद है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या जापान? तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आते हैं फिर आगे। देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। इसमें और मैंने क्या क्या शामिल किया है? मुख्य तथ्य देखो भाई, न्याय की स्वतंत्रता का प्रावधान, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये अमेरिका से ही लिए गए हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है हमें? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बाकी उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये दोनों प्रावधान कहाँ से लिए गए? ये लिए गए अमेरिका के संविधान से। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, आप इसको देखेंगे। ट्रिक हमारी क्या बोल रही है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए अमेरिका को उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जाननी जरूरी है। ये देखो अपनी सिंपल, ये अपनी मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स हैं,
कोई ये बाहर की ट्रिक्स नहीं है। तो देखो न्यायपालिका, न्याय क्या करेंगे, हमें एक लाइन याद रखनी है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए अमेरिका को उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जाननी जरूरी है। मतलब कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई और उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो गई। ये दोनों कहाँ से ली गई हैं? दोनों ही ये अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य, जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो कौन कौन से, एक तो हमने विदेशी संविधानों से जो स्रोत जिनको उठा के हमारे संविधान में शामिल किया गया उनको हमने पढ़ा है। अब आके अनुसूची संबंधी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही याद कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, किसका? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन। तो मैंने आपको पढ़ाते हुए ट्रिक बताई थी, चोरी कौन करते हैं भाई? ये राज्यसभा के और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं चोरी तो होते हैं, करते क्या है ये? तो जैसे चोर जैसे चतुर्थ अनुसूची। तो सिंपल, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने और क्या क्या शामिल किया उसमें, देखो भाई, और है ये तृतीय अनुसूची से क्या लिया गया? तृतीय अनुसूची में क्या है, सबकी मैंने व्याख्या कर दी है। यह पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में क्या है? पद ग्रहण के विभिन्न पद अधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय जो उनके द्वारा शपथ ली जाएगी उसका उल्लेख किया गया। किसमें? तृतीय अनुसूची में। चतुर्थ है ही, चतुर्थ जैसे चोर कौन होते हैं? राज्यसभा। तो देखो भाई, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन हो गया है। इसके ऊपर देखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखो पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। ये आपको याद कर लेना सिंपल। फिर उसके बाद है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची को याद करने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है किसमें? छठी अनुसूची में। बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ, कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2 बार देखो वीडियो, 4 बार देखो, कंठस्थ कर लो चीज़ों को। आगे चलते हैं, इसी के साथ हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो मैंने पढ़ते हुए आपको बताया था 6 से 7, 6 से सूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। और मैंने ये बताया था कि किस में कितने विषय शामिल वर्तमान में हैं और मूल संविधान में कितने थे। तो देखो वर्तमान में राज्य सूची में पूछ रहा है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं वर्तमान में। पहले कितने थे? 66 विषय थे। यानी मूल संविधान में हमारे राज्य सूची में 66 विषय शामिल किए गए थे, जो वर्तमान में 61 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देखते हैं इसके बाद मैंने और क्या क्या व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली इसकी आपके लिए, ठीक है नहीं? व्याख्या ध्यान से पढ़ेंगे। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं, जैसे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। स्थानीय स्वशासन से अलग क्या है? बाजार हो गया, मेला हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई, पशुपालन, पुलिस, मनोरंजन। ये किसके अंतर्गत आता है? ये सारे हमारे राज्य सूची के विषय हैं। इन पर कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। फिर देखो संघ सूची में क्या है? संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 हैं, ठीक है। जैसे बैंक, डाक, जनगणना, युद्ध, बीमा, संधि समझौता, आयकर, नागरिक, विदेशी मामले, अपशिष्ट विषय, ठीक है।
ये सब किस सूची में शामिल किया गया कि इन्हें संघ सूची में शामिल किया गया है। फिर समवर्ती सूची की बात करते हैं जिस पे दोनों कानून बनाते हैं। इसमें 47 थे और वर्तमान में 52 है, जैसे शिक्षा, वन, विद्युत, परिवार नियोजन आदि। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में समय समय पर अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूची और जोड़ी जा चुकी हैं और वर्तमान में हमारे संविधान संशोधनों में वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि किस अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हमसे पूछ रहे हैं 10वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन, 52वां, 73वां, 74वां संविधान संशोधन। तो जो हमारी 10वीं अनुसूची थी इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं, और क्या क्या है व्याख्या में, तो क्या लिखा मैंने, 10वीं अनुसूची को 1985 में हुए 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सही है। 9वीं अनुसूची को 1951 में हुए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसमें? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सड़क किनारे हमारी ज़मीन है, सरकार को सड़क बनानी है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। तो संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी जितने भी विषय थे इस सूची में उन्हें शामिल किया गया। फिर 11वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय शामिल किए गए। फिर 11 के बाद हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया। इसके द्वारा शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय जोड़ेगा। ठीक है, इससे बाहर जाने वाली आपकी कोई बात नहीं है। और ऐसे भी याद नहीं हो पाए तो मैं आपको एक ट्रिक और देता हूँ सिंपल। अनुसूची कैसे याद करोगे? देखो पहले अनुसूची देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखो 9 लिखो, 10 लिखो, 11 लिखो और 12 लिखो। 9, 10, 11, 12, 1, 52, 73, 74, ऐसे याद कर लो। बिल्कुल लिख लेंगे ना, 9, 10, 11, 12, 1, 52, 73, 74। देखो भाई, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इससे सरल और कहीं मिलने वाला है नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में आप पढ़ चुके होंगे तो बिल्कुल आसानी से बता देंगे। मूल संविधान में हमारी कुल कितनी 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। देखो जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 1967 में 1967 में हुए 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 1992 में हुए 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 2003 में हुए 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। ठीक है, इस हिसाब से वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। नोट करके मैंने इसमें लिख दिया है, हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैंने इसको नोट करके शामिल कर दिया है। हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, लेकिन वैसे कोर्ट कचहरियों की भाषा अंग्रेजी ही है हमारे यहाँ भी, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो देखो ये मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराए हैं, नाम के 12 हैं, ये 12 प्लस जो लग रहे हैं ये क्वेश्चन आपके 17 क्वेश्चन हो गए हैं। और व्याख्या सहित इनको आप पढ़ेंगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब है कम समय में ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है आपको।
ऐसे ही इनको पढ़ते रहेंगे, नोट्स मेंटेन करते रहेंगे। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इससे अगले लेक्चर में और इससे आगे यही क्वेश्चंस आगे बढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाया उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।